दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिखाया है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी और मोहर भी लग गई है कि 48 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब मुख्यमंत्री को लेकर कसमकस जारी है। इसी बीच बात करते हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल से कि आखिर ये जीत क्या मायने रखती है। 27 साल का जो सूखा था वो अब दिल्ली में समाप्त हो चुका है। जी, डबल इंजन की जो सरकार थी अब वो ट्रिपल इंजन की बन चुकी है। इस जीत के क्या मायने हैं और इस जीत का जो लक्ष्य है वो था यमुना जी को स्वच्छ करना। क्या लगता है इन 2 सालों में क्या परिवर्तन दिखाई देगा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में यमुना स्वच्छ दिखाई देगी? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और विशेषकर दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो 48 सीटें 70 में से जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी विचार की जीत हुई है, उसके लिए बधाई देता हूं। पूरी जनता जनार्दन ने अपना पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों सहित जन कल्याणकारी जो नीतियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के आधार पर पूरे देश में चलाई जा रही हैं, उनका समर्थन किया, उनको आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो यमुना दिल्ली से बहुत मैली हो गई है, जिसमें पूरा जो कह सकते हैं कि नाले के रूप में वह हमको प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, निश्चित रूप से उसमें सफाई होगी, स्वच्छता आएगी और बेहतर स्थिति होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, यमुना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा भी कि अब यमुना को लेकर हम काम करेंगे और हर संभव प्रयास किया जाएगा और थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन यमुना जी अब स्वच्छ दिखाई देगी। 2027 में चुनाव है। ब्रजवासियों को उम्मीद है कि दिल्ली जो रोड़ा बन रही थी, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल सरकार जो है यमुना जी में प्रदूषण कर रही है, तो क्या लगता है अब कितना समय है कि यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी मथुरा तक? बिल्कुल मेरा भरोसा है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं वह निश्चित रूप से पूरा होता है और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं मान सकता हूँ, मेरा भी भरोसा है और पूरे देशवासियों का भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं अपने उस लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करते हैं। ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वह आने वाले समय में दिखाई देगा। क्या लगता है शराब घोटाला और शीश महल अरविंद केजरीवाल की हार का बड़ा कारण रहा? शीश महल और शराब घोटाला तो 1-2 प्रकरण है, इसके अलावा पूरा जो केजरीवाल का तंत्र था वह झूठ पर आधारित था। जनता को भ्रमित किया गया था और जनता थोड़े समय भ्रमित हो जाती है, लेकिन अंततः जनता क्योंकि बहुत विद्यमान होती है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता ने अंततः उनको ये जो भ्रम जाल था उसको तोड़ा, उसको पहचाना और भारतीय जनता पार्टी जो वास्तव में राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के विकास के लिए कृत संकल्पित है और देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको चुना और आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर होगी और यमुना सहित अनेक सभी जो विषय हैं विकास के, उनको लेकर दिल्ली आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? ये नेतृत्व का काम है, विधायकों का काम है। विधायक जिसको चुनेंगे, नेतृत्व जिस पर सहमति देगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन प्रमुख होता है और जिसको भी पार्टी तय करेगी वह सक्षमता के साथ अपने दायित्व को निभाएंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं भाजपा की जीत पर। होली गेट पर भी एक भव्य कार्यक्रम कल किया गया, आतिशबाजी की गई, लेकिन इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने आकर पटाखे पैरों से रोक दिए और इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के उद्घोष वो लगाने लगा। इसको किस तरीके से नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, वंदे मातरम का उद्घोष तो एक हमारा ध्येय वाक्य है, लेकिन उसने जो कृत्य किया आतिशबाजी में और जश्न में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ अपना खुशी मना रहे थे, उसमें रुकावट बनने का काम किया। इसके लिए मेरा भरोसा है कि उसको इसकी सज़ा मिलेगी। निश्चित रूप से प्रशासन उसके लिए उसको दंडित करेगा। यमुना जी का जो मुद्दा दिल्ली में सफलता का बीजेपी का कारण बना, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए भी बन सकता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है मथुरा में कोई भी चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे
पार्षद हों या फिर किसी भी राजनेता को कह लें, वो आचमन करने से डरते हैं। केवल जब उम्मीदवारी के लिए नामांकन करने जाते हैं तब यमुना जी की पूजा करने के लिए जाते हैं, बाकी और दिन गैर हाजिरी दिखाई देते हैं। देखिए, दिल्ली से यमुना का पानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आता है, और जब दिल्ली से इतना गंदा पानी आ रहा है, विषैला पानी आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ तक वो साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़्लो इतना नहीं है यमुना जी में जो गंगा जी में होता है। तो यहाँ पर आने में साफ़ नहीं हो पाता है। यहाँ हालांकि 33 एसटीपी काम कर रहे हैं, लेकिन वह भी जब इतना गंदा पानी आता है तो उस पानी को साफ़ नहीं कर पाते। लेकिन भविष्य में दिल्ली में जब एसटीपी हमारे चालू हो जाएंगे, जब काम कर विधिवत रूप से काम करने लगेंगे, तो वहाँ से इतना गंदा पानी नहीं आएगा और हम मथुरा में यमुना जी को बिल्कुल शुद्ध रूप में देखेंगे, स्वच्छ रूप में देखेंगे। जी, यमुना जी को स्वच्छ रूप में देखेंगे। तो क्या स्वच्छ रूप होने के बाद अखिलेश यादव ने जो चैलेंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है मंत्रिमंडल के साथ यमुना जी में स्नान करने का, मथुरा से गुजरती हुई, उसको पूर्ण किया जाएगा? अब अखिलेश यादव की बात छोड़िए, गुंडों की सरकार थी वो, और उनका जो तरीका है काम करने का, वह हम सभी उत्तर प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को, उनके शासनकाल को भुगत चुकी है। किस प्रकार से गुंडा राज था। हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें, शाम के समय उनको घर में घुस जाना पड़ता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। इसलिए उनका जिक्र न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जनता उनके पूरे शासनकाल को नकार चुकी है और उनको किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनकी बात न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मिल्कीपुर में भी भाजपा ने अपना झंडा गाड़ा है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने लगभग 20,000 के वोटों के अंतर से वह जीते हैं। एक चुनौती था क्योंकि अयोध्या के जो चुनाव लोकसभा में हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद एक चैलेंज था कि मिल्कीपुर की विधानसभा की सीट को किसी न किसी कीमत पर जीतना है, और वो जीत भी दिखाई दी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमारे पैरामीटर थे 400 सीट जीतने के, एनडीए के। लेकिन उस जीत को, उस हमारे लक्ष्य को विपक्षियों ने एक दुरुपयोग किया उसके लक्ष्य का, संविधान संशोधन के रूप में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा को कष्ट पहुँचे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान उनका लक्ष्य था। इसी आधार पर हमारी सरकार चलती है। लेकिन उन्होंने उस 400 सीट के हमारे लक्ष्य का दुरुपयोग किया। उन्होंने जनता को भ्रम में डाला कि 400 सीटों के माध्यम से ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, इसलिए जनता को भ्रम हुआ और कुछ सीटें हमारी घट गईं। लेकिन उसके बाद जनता को समझ में आ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद जो भी चुनाव हुए आपके सामने हैं, किस प्रकार से हमने हरियाणा को बड़े बहुमत से जीता, महाराष्ट्र को बड़े बहुमत से जीता, उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं टोटल, उसमें से 8 सीटें बड़े बहुमत के साथ हमने मिल्कीपुर को भी 62,000 वोटों से लगभग जीता है। और आने वाले समय में भी निरंतर हमारी जीत का सिलसिला राष्ट्रवादी ताकतों के साथ, राष्ट्रवादी विचार और विकास के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य संकल्प है, उसके साथ हम करोड़ों कार्यकर्ता लगे हुए और निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करेंगे। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ा दम दिखाया था, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ बिल्कुल गिरते हुए नजर आ रहा है, एक ढलते सूरज की तरह। चाहे वो दिल्ली ले लें, दिल्ली में वो शून्य पर रहे, राजस्थान में भी हार का सामना करना पड़ा, हरियाणा में भी करना पड़ा। अब कांग्रेस का क्या भविष्य रह सकता है? देखिए, कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, हमारी विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, वह पाकिस्तान समर्थक एक वर्ग विशेष को लेकर आगे बढ़ रही हैं। उनका राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है और इसको पूरा राष्ट्रवादी समाज जो भारत का है वह समझ चुका है उनके इस षड्यंत्र को। और उनको किसी प्रकार से सत्ता में लाने नहीं, उनको देखने तक को भारतीय समाज जो राष्ट्रवादी समाज है उनको देखने तक के लिए आज तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी ये आपसे हम समझ सकते हैं। कांग्रेस भविष्य में ख़त्म हो जाने वाली पार्टी है और हालांकि देश के लिए ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि विपक्ष रहना आवश्यक है, लेकिन उनको अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सुझाव है। तो ये थे हमारे साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल। दिल्ली में जो बड़ी जीत हुई है उसको लेकर ब्रजवासियों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को जो बीजेपी मुख्यालय में संबोधन किया उसमें एक बार फिर से उन्होंने यमुना जी का जिक्र किया और कहा कि यमुना जी की सेवा हम अब जो करके दिखाएंगे वो शायद ही भूत और भविष्य में किसी ने की हो या करी हो, क्योंकि अब यमुना जी को स्वच्छ बनाना है। खुद प्रधानमंत्री ने यह बड़ी बात कही, तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब यमुना बहुत जल्द प्रदूषण मुक्त होगी।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ अनुज भारद्वाज, अभी न्यूज मथुरा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।